बेवजह दिल पे ना बोझ भारी रखिए, ये जिंदगी जंग है जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज संविधान का पार्ट 6 है, जिसमें आपको हम कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के विषय में बताएंगे। कितने बेहतर ढंग से कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया और कितने बेहतर ढंग से संविधान सभा के साथ साथ कैबिनेट मिशन का भी नेतृत्व करने वाले मेंबर चुने गए। तो आइए, कैबिनेट मिशन का जो गठन है ये लंदन में किया गया। कब किया गया? 21 फरवरी 1946 को। स्थान क्या था? लंदन। अब क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन का जो गठन है वो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया। तो इस कैबिनेट मिशन का गठन क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया। ये ब्रिटेन का पीएम था, क्योंकि 1945 में जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। दो दावेदार पार्टियां थी बड़ी, एक थी रूढ़िवादी जिसके प्रत्याशी थे विंस्टन चर्चिल और दूसरी थी लेबर पार्टी। तो जब चुनाव हुए 1945 में तो लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की और विंस्टन चर्चिल की पार्टी हार गई। तो प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया? क्योंकि भारत में जो सत्ता थी, ब्रिटिश कालीन सत्ता थी, उसे स्थानांतरित करना था, यानी भारतीयों को देना था, लेकिन संविधान सभा का गठन भी कराना था तभी, ताकि बेहतर ढंग से हिंदुस्तान के जो मेंबर हैं वो अच्छे से संविधान का संचालन कर सकें। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन ने नेतृत्व किया। अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? तो इसमें 3 जो सदस्य थे वो क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के मेंबर थे और कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ गया। अब ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। अब ये भारत आ गया तो यहां भारत पे आकर के इसने प्रमुख पार्टियों से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग थी, कुछ निर्दलीय थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सब बहुत सारी पार्टियां थी और निर्दलीय भी थे। तो सभी से इसने मुलाकात की, लेकिन बड़ी पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस से जब मुलाकात हुई कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन से कांग्रेस ने कहा ऐसा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग बेटर हैं, हमारे पास अच्छे विद्वान लोग हैं जो गठन करने में काफी सहायता करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी अपना पक्ष रखा। तो जब दोनों अलग अलग सुरों में अपना पक्ष रखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास प्रतीत होता है। तो कैबिनेट मिशन कहता है ऐसा है, हम पूरे भारत का कोने कोने दौरा करके अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उस रिपोर्ट के जो प्रस्ताव आएगा उसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये कैबिनेट मिशन जो है ये 3 सदस्यीय था। वो सदस्य कौन थे? तो नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस, और नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स, और नंबर 3 में थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। अब इसमें जो पैंथिक लॉरेंस हैं ये अध्यक्ष थे, यानी नेतृत्वकर्ता। तो ये अध्यक्ष के रूप में इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। अब इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्ताव कब पेश किया? तो कैबिनेट मिशन ने
16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब कैबिनेट मिशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें जो प्रमुख बातें थी, उसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन हो, संविधान सभा के चुनाव हो और संविधान में कुल जो सदस्य संख्या है 389 हो, 389 ये भी बताया, जिसमें 292 प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और देशी रियासत का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 93 देशी रियासत से ये सदस्य संख्या रखी। और इसका जो निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा, ये भी कहा गया। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसके निर्वाचन की पद्धति कैबिनेट मिशन ने ही अपने इस 16 मई 1946 के रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, इसी में प्रस्ताव दिया था ताकि चुनाव भी बेहतर ढंग से हो सके। तो ये कैबिनेट मिशन का अपना तैयार किया गया एक योजना पत्र था। तो इनकी जो सबसे पहली रिपोर्ट नंबर 1 में जो इन्होंने बोला कि ऐसा है, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव हो, यानी संविधान सभा के चुनाव होने चाहिए। और नंबर 2 इन्होंने क्या कहा, तो नंबर 2 में इन्होंने कहा संविधान सभा का गठन हो। यानी संविधान सभा के चुनाव होंगे तो संविधान सभा का गठन होगा ताकि विरोधाभास ना रहे। तो सबसे पहले संविधान सभा के चुनाव करा लेते हैं। और इस कैबिनेट मिशन ने जब संविधान सभा के ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, उसका जून 1946 में वापस भी चला गया। और चुनाव कब होते हैं संविधान सभा के? संविधान सभा के चुनाव ये होते हैं जुलाई 1946 में। कितनी सीटों के लिए होते हैं? तो उन्हीं सीटों के लिए होंगे जिसमें अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जिन प्रांतों में और कमिश्नरी क्षेत्र में। तो 292 प्रांतों में ब्रिटिश शासन था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र पे। तो टोटल सीटें, कुल सीटें 296, इसके लिए चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में जो मुख्य पार्टी थी वो कांग्रेस और दूसरी मुख्य थी मुस्लिम लीग और तीसरे में अन्य में निर्दलीय और छोटी छोटी जो पार्टियां थी। अब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73, अन्य को मिल गई 15 सीटें। इसका मतलब बहुमत किसे मिला? तो कांग्रेस को मिल गया। अब संविधान सभा के गठन में जो पावर रहेगा वो किस पार्टी का? कांग्रेस का। तो ये पावर के साथ संविधान सभा का गठन करेगी। हां, तो संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का जो गठन है वह 6 दिसंबर 1946 को। कहां पे गठन होता है? तो दिल्ली में, यानी गठन का स्थान दिल्ली। और दिल्ली में कहां पर? तो संसद भवन में चेंबर ऑफ काउंसिल नामक पुस्तकालय था। तो दिल्ली के चेंबर्स ऑफ काउंसिल नामक पुस्तकालय में। इसमें इसका संविधान सभा का गठन हो गया। अब गठन हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो संविधान
सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389, और यह भी कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा, वो भी अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। यह ध्यान देना। अब 389 में कितने सदस्य प्रांतों से थे, कितने देशी रियासत से, और कितने सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से? तो सबसे पहले प्रांतों से। तो प्रांतों से 292, देशी रियासत से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से थे 4। अब ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ये भी जान लेते हैं कि 4 ये कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में। तो पहला तो था दिल्ली आपका, जिसमें दिल्ली का कुछ क्षेत्र ही आता था, तो पहला दिल्ली हो गया। दूसरा आपका कर्नाटक का है कुर्ग, और तीसरा अजमेर मारवाड़ा, जिसे मेरवाड़ कहते हैं, अजमेर मारवाड़, और चौथा बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब ये जो 292 और 4 सदस्य हमने चुनाव कराया था, बताया था 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तो ये तो निर्वाचित सदस्य थे, लेकिन जो देशी रियासत से सदस्य लिए गए वो सदस्य निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे, क्योंकि राजाओं के द्वारा अपने अपने रियासत से सदस्य को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा गया। और एक नोट पॉइंट में ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की उस समय सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखने योग्य है। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और स्थान वही स्थान है, चेंबर ऑफ काउंसिल नामक पुस्तकालय, जहां संविधान सभा की स्थापना हुई, तो वही स्थान है। तो ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो अस्थायी रूप से, और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बनाए गए। अस्थायी रूप से अध्यक्ष प्रथम बैठक में बना दिए गए। अब प्रथम बैठक में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भाग लिया, यानी शामिल हुए? तो जो प्रथम बैठक है, इसमें संविधान सभा के 207 मेंबर्स, 207 सदस्यों ने भाग लिया। और आपको मैंने बताया टोटल 389 सदस्य थे, लेकिन कितने शामिल हुए? 207। क्यों? क्योंकि प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसके पास 73 मेंबर्स थे। तो क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की किस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया? तो प्रथम बैठक का बहिष्कार। तो मुस्लिम लीग ने जब प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, तो सदस्य संख्या 73 अगर हम लेस कर दें, तब भी 389 में 316 आते हैं, यानी 316 सदस्यों को भाग लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने बताया 207 मेंबर। तो जो आपकी देशी रियासतें थी, वो देशी रियासतें इस प्रथम बैठक तक
ये फैसला नहीं ले पाई कि हम किसके साथ शामिल होंगे, क्योंकि एक फरमान जारी किया गया था संविधान सभा द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, कि देशी रियासतें स्वतंत्र रह सकती या भारत व पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो देशी रियासतें भी इस बैठक में फैसला ना कर पाई और शामिल नहीं हो पाई, इसलिए 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब 207 सदस्यों ने भाग लिया, अच्छी बात है। इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, यह क्वेश्चन आता है। आपने सुना है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी टोटल, 389 मेंबर्स में 15 महिलाएं थी। तो इस प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी? 9। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी। कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। अब यह संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक को किस व्यक्ति ने कमेंट करते हुए कहा था कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब? तो ये कमेंट करने वाले ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल थे। क्यों? क्योंकि जब बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने, वो शामिल नहीं हुई, तो उन्होंने उसको जो संज्ञा दुल्हन की दे दी कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब। तो ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द थे विंस्टन चर्चिल के। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और क्वेश्चन आता है, संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? तो संविधान सभा को एक जाति की संस्था विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। और इसी संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था सर या लॉर्ड साइमन ने कहा था। आपने 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था। उसमें 7 सदस्य थे, उसका जो नेतृत्व करता था सर साइमन, उसी ने कहा कि ये जो संविधान सभा है ये हिंदुओं की संस्था है। तो ये पॉइंट उसके द्वारा बोला गया। अब आते हैं हम संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में स्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किससे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्हें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये अच्छे वर्क दूसरी बैठक में कर दिया। इसके बाद तीसरी बैठक का नंबर आता है, संविधान सभा की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में जे.एल. नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जे.एल. नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा? तो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान का जो निर्माण होगा उसमें
आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रात्मक व्यवस्था, इन सभी न्याय को एक अच्छी योजना बनाते हुए हम देश के संविधान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और संविधान बनने के सभी विधि विधान पूरे हो गए, यानी संविधान निर्माण के सभी विधि विधान पूरे हो गए, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। ऐसा क्यों? तो आपने सुना है कि मुस्लिम लीग लगातार विरोध कर रही थी, उसके सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे। तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ऐसा हम मुस्लिम लीग का इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद हम उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और संविधान का निर्माण प्रारंभ करेंगे। तो इसी वजह से इतना टाइम लग गया उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने में। तो बेहतर ढंग से आप इसको स्टडी करें जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे देखते हैं। संविधान का जब निर्माण प्रारंभ हुआ तो संविधान की कुछ समितियों का गठन हुआ था, प्रमुख समितियां। तो संविधान की प्रमुख समितियां, अब उस संविधान की प्रमुख समितियां कौन थी? तो जो प्रमुख समितियां थी जैसे समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, निर्मात्री झंडा समिति, परामर्श समिति, प्रांतीय समिति। अब इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किससे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इन दोनों समितियों का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। अब आती है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, झंडा समिति, अब इसमें जो तीन समितियां हैं, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, इन तीनों के अध्यक्ष जे.एल. नेहरू बनाए गए। जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को इन तीनों समितियों का अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इनका अध्यक्ष बनाया गया एस. वारदाचार्यार। और ये जो झंडा समिति है इसके जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। किसे बनाया गया? जे.बी. कृपलानी को अध्यक्ष। अब आती है प्रारूप समिति। प्रारूप, जिसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन, और इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी,
ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इन सभी नाम से अगर पूछें, प्रारूप समिति के नाम से, पांडुलेखन समिति के नाम से, मसौदा समिति के नाम से, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से, तो इन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये संविधान सभा की उस समय की प्रमुख समितियां थी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की जो 11वीं बैठक है, 26 नवंबर 1949 को हुई और इस बैठक में कहा गया कि भारतीय संविधान पूरी रूप से बन करके पूरी तरह तैयार हो गया। तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हो गया, यानी बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। इसी डेट को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। और आंशिक रूप से जब लागू हो गया तो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। और ये 15 जो अनुच्छेद लागू किए गए, किस अनुच्छेद के द्वारा 15 अनुच्छेद, तो वो भी ध्यान देना है। ये 15 अनुच्छेद 394 के द्वारा लागू किए गए। अब ये 15 कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो वो भी ध्यान दें आप। 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित थे। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 379 और भी है, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 15 अनुच्छेद। और देखा जाए तो 16 अनुच्छेद लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 394 यही तो प्रमाणित करता है कि ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए जा रहे हैं। और इसी डेट को यह बता दिया गया 11वीं बैठक में कि भारत का जो पूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यह भी इसी बैठक में बता दिया गया। तो इसीलिए इस 26 नवंबर की डेट को विधि दिवस मनाते हैं। इस डेट को कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस। अब ये विधि दिवस मनाने की सलाह किसने दी थी, यह भी ध्यान देना। तो जोधपुर के एक विद्वान थे लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा विधि दिवस का परामर्श दिया गया था, यानी विधि दिवस मनाने का परामर्श लक्ष्मीमल, किसके द्वारा? लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा, इनके द्वारा दिया गया। तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था, है नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि इस विधि दिवस का नाम बदल दिया गया है और 26 नवंबर 2015 को इस विधि दिवस का नाम बदलकर संविधान दिवस रख दिया गया। अब भारत इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। किस रूप में विधि दिवस को मनाता है भारत? तो संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में अब भारत इसे अच्छे से मनाता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है जो 26 नवंबर 11वीं बैठक का टॉपिक है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी अंगीकार हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ।
भारतीय संविधान। अब इसके बाद बात आगे आती है, तो आगे 12वीं बैठक की बात आती है, और 12वीं बैठक ये अंतिम बैठक है। संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई भी थी। तो 12वीं बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को, और इस बैठक में संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें अस्थायी रूप से भारत का राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया। अब आपने तो सुना है कि 12 वर्ष तक लगातार थे, 1950 से 1962 तक। बिल्कुल सही आपने सुना है, कुछ गलत नहीं सुना है। लेकिन जब यहां पे 24 जनवरी 1950 की बात आएगी, तो यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे। उन्हें अस्थायी रूप से अनुच्छेद 380, यह अनुच्छेद 380 जो है अस्थायी रूप से भारत के राष्ट्रपति का चयन करता है। तो अनुच्छेद 380 के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है। कैसे? अस्थायी। और जब 51-52 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, यानी भारत में आम चुनाव होते हैं, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हो जाता है। तो 52 से वो 10 वर्ष तक ही राष्ट्रपति थे, 2 वर्ष वो अस्थायी राष्ट्रपति थे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। आपको मालूम है 5 वर्ष पूरे होने से 1 महीने पहले ही नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। तो 6 वर्ष तो हो ही नहीं सकता कि 12 वर्ष कोई राष्ट्रपति रहेगा। तो इसी वजह से 2 वर्ष जो इनको चुना गया अनुच्छेद 380 के द्वारा अस्थायी रूप से, और इस समय एक अनुच्छेद 60 लागू था, इसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ भी दिलाई गई, क्योंकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। और इसी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति तो चुन लिया गया, और साथ में इसी डेट 1950 को संविधान सभा के दस्तावेज पर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो 12वीं बैठक में 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों द्वारा संविधान के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इतने कार्य 24 जनवरी 1950 को हुए। और उत्तर प्रदेश के लिए यह 24 जनवरी 1950 की डेट बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो संयुक्त प्रांत इस राज्य का नाम था, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश इसका कर दिया गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। अब पहली बार 24 जनवरी को स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2017 में मनाया गया। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट। अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस डेट को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो इस डेट को 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्यों हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं? तो सीधे क्वेश्चन आपका, क्योंकि संविधान लागू हुआ था। क्यों इस डेट को ही पूर्ण संविधान लागू किया गया? ये डेट अच्छी नहीं थी 26 नवंबर, इस पे भी लागू किया जा सकता था जब बनकर तैयार हुआ, लेकिन यहां पे क्यों निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1950, यानी हम 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे, ऐसा ये डेट निश्चित क्यों की गई? तो जैसा कि आप जानते हैं
नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, आपकी सेवा में तत्पर हूं। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मनाया गया था। तो वो एक ऐतिहासिक डेट थी। उस डेट को इतिहास में विद्वान लोग खोना नहीं चाहते थे। तो उस डेट को लेकर के यहां पूर्ण संविधान लागू करने की डेट क्या निश्चित की? 26 जनवरी। तो इसी 26 जनवरी को पूरी तरह भारत का संविधान लागू हो गया। जब पूर्ण संविधान लागू हो गया तो इसी को हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और इसी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब जब संविधान बन के तैयार हो गया तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी सूची और कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395, सूची तो सूची 3, अनुसूची 8, ये ध्यान देना। और मूल संविधान में भाग कितने थे? तो भाग 22। ये इस तरह से मूल संविधान बनकर तैयार हुआ। अब ये जो 395 अनुच्छेद है, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने आर्टिकल लिए गए? तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 आर्टिकल लिए गए, 250 अनुच्छेद लिए गए। ये बेहतर ढंग से आप इसको स्टडी करें कि 250, इसमें से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। अब इसके बाद संशोधन होता है 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन होता है। उसके बाद संशोधित संविधान बाहर आकर के प्रस्तुत किया जाता है। तो संशोधित संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो जब संशोधित संविधान आएगा तो संशोधित संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद आ जाएंगे। और ये सूचियां अलग से समाप्त करके अनुसूची के अंदर रख दी जाएंगी। तो अनुसूचियां कितनी? 12 हो जाती हैं संशोधित संविधान में। और 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को रख दिया जाता है। और संशोधित संविधान में भाग कितने रहते हैं? तो 22 ही। लेकिन हम आते हैं वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 465 और वर्तमान में अनुसूचियां 12 ही हैं। लेकिन वर्तमान में भाग कितने हैं? तो वर्तमान में भाग हैं 25। ये ध्यान देना। यानी वर्तमान का अगर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है तो ऐसे आप अध्ययन करेंगे जो बेहतर ढंग से आपको ये बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही बेहतर ढंग से आपके सामने टॉपिक हमने प्रस्तुत किया जिससे आपको बेहतर और अच्छे संविधान के क्वेश्चन मिल सकें और आप पढ़ सकें और आपका फायदा भी हो। तो आप मेरे जीएस हब बाय जितेंद्र कुमार चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।